सुप्रभात। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल की कुछ मुख्य तथ्य या बातें कौन सी हैं जो हमें जाननी चाहिए। आदिकाल का जो समय है वो वैसे तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के बीच में लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं उन्होंने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का काल आदि हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। और सबसे बड़ी समस्या जो इस काल की है वो ये है कि इस काल को जितने भी विचारक हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने अपने अनुसार चीज़ों को देखकर, तथ्यों को देखकर अपने अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नामकरण किया गया है हिंदी साहित्य में वो है आदिकाल का। तो हिंदी साहित्य के लेखन के प्रारंभ होते ही जितने भी विचारक थे उन्होंने उन चीज़ों को समझा कि इस काल में कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, किस तरह का लेखन कार्य हुआ है, तो उसके अनुसार अपनी सुविधानुसार, अपने मतानुसार उन्होंने इन नामों को देने की कोशिश की है, नाम दिए हैं। बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। बहुत सारे विवाद है, कोई कुछ मानता, कोई कुछ मानता है। इस काल को विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये आ जाता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो यहाँ मैंने लगभग जो मुख्य नाम है या आदि साहित्य का जो नामकरण किया गया है और उनके जो नाम देने वाले हैं उनको यहाँ लेने की मैंने कोशिश की है। तो चारण काल बोला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन की शुरुआत की थी, उन्होंने इसकी कोशिश की थी। और उसके बाद तो मिश्र बंधु आए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, सभी ने अपने अपने तरह से इन काव्य प्रवृत्तियों के अनुसार इनको नाम दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसे चारण काल का है, क्योंकि उस समय का की जो योद्धा थे या लोग थे वो उनकी प्रवृत्ति चारण प्रवृत्ति थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे, ज़्यादा समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। तो जो लेखन कार्य हुआ है वो भी उनका इसी तरह से हुआ है। जो कवि हैं हुए हैं इस समय के, तो उन्होंने इस काल को चारण काल का नाम उपयुक्त समझा है। आरंभिक काल में श्रीबंधु ने कहा है कि ये किसी भी चीज़ का प्रारंभ है तो ये आरंभिक काल है। महावीर प्रसाद ने कहा है कि यहाँ से हिंदी साहित्य का बीज उत्पन्न हुआ है तो ये बीज उत्पन्न काल है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल या वीरगाथा काल, इसमें वीरगाथा के बारे में ज़्यादा साहित्य लिखा गया तो वीरगाथा काल बोला गया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल बोला है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चारण काल। संधि काल है कि जहाँ से कोई चीज़ आपस में अगली कोई चीज़ शुरू होती है, संधि का जो समय होता है, तो इसे संधि काल कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल का नाम दिया है और मोस्टली हम इस काल को आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो इस काल में आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। धार्मिकता के बारे में साहित्य लिखा गया, वीरगाथा के बारे में लिखा गया, और श्रृंगार के, जैसे श्रृंगारिक किताब से भी जानते हैं, उसके बारे में साहित्य लिखा गया। तो इस युग के जो प्रबंधात्मक काव्य थे, जो बड़े बड़े काव्य लिखे गए, वो है रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि। दूसरा है मुक्तक काव्य, जो छोटे छोटे काव्य लिखे गए हैं, वो है खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली आदि। इसी तरह से मैंने मुख्य यहाँ लेने की कोशिश की है। आदिकाल में 2 काव्य शैलियाँ मिलती हैं। काव्य शैली का मतलब होता है कि ढंग, कि साहित्य किस ढंग से लिखा गया। 2 काव्य शैलियाँ लिखने का ढंग था, एक था डिंगल है, एक पिंगल है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पिंगल बहुत ही पोलाइट वे से बोले जाने वाली बोली होती है, भाषा होती है, और जो डिंगल है वो कर्कश या खड़ी बोली के टाइप की जो होती है वो होती है। तो आगे चलकर पिंगल से ही ब्रिज भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। और डिंगल अपनी कर्कशता के कारण विलीन होती चली गई और पिंगल से ही ब्रिज भाषा का विकास हुआ है। अपनी अगली वीडियो में हम इस साहित्य के बारे में कुछ और प्रमुख चीज़ें देखेंगे जो
किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद।